नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बुढ़ापे का दर्द। अपने बेटे और बहू की रोज के झगड़े से परेशान होकर सतीश बाबू अपने कमरे में जाकर अपना बैग निकालने लगे। उसमें अपने कुछ जोड़ी कपड़े रखे और उदास मन से अपनी पत्नी की तस्वीर को उठाया और बोले, कितने नाजों से पालकर बड़ा किया था हमने अपने इकलौते लाडले बेटे को। कहते ही वो रो पड़े, परंतु फिर सोचने लगे कि नहीं, ये कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए अपनी पत्नी की तस्वीर को अपने बैग में रखा और अपने एक दोस्त को फोन किया जो वृद्ध आश्रम में ही रहते थे। भरे गले से उन्हें बताया कि अब वो भी वृद्ध आश्रम में ही रहना चाहते हैं। इतनी बात सुनते ही उनका दोस्त सीताराम घबरा गया। उसके पास कुछ पूछने के लिए कोई शब्द कभी नहीं बचा। सतीश बाबू ने केवल इतना ही कहा कि मैं रोज रोज की कलेश से परेशान हो गया हूँ और 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। जिस समय वे अपना घर छोड़कर अपना बैग लेकर निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटा बहू अपने कमरे में बैठकर चाय और स्नैक्स का आनंद ले रहे थे, परंतु दोनों में से किसी ने नहीं पूछा कि आप ये सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं, और न ही किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रोज रोज की अपमान और जिल्लत भारी जिंदगी से परेशान सतीश बाबू वृद्ध आश्रम पहुंच गए। थोड़े ही समय में उनके वृद्ध आश्रम में बहुत से मित्र बन गए थे। वे सबके हाल चाल पूछते और बताते, बातें करते, रोज सुबह शाम और एक्सरसाइज भी करते। धीरे धीरे सतीश बाबू को आश्रम में ही अच्छा महसूस होने लगा। घर की अपेक्षा उन्हें वृद्ध आश्रम ज्यादा सुकून दे रहा था। सभी लोग एक साथ खाना खाया करते थे, जबकि घर में रोज के क्लेश से सतीश बाबू का हृदय छलनी हो गया था। हमेशा अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते हुए कहते थे कि तुम तो मुझे पहले ही छोड़कर चली गई, परंतु तुम्हारे बेटे ने भी मेरा साथ ना दिया, जिसके लिए मैंने कभी अपना पसीना भी पानी की तरह बहाया था। एक दिन सतीश बाबू वृद्ध आश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे, तभी वृद्ध आश्रम के बाहर एक कार आकर रुकी। वृद्ध आश्रम के सभी लोग उस कार की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि आज फिर कोई अभागा बुजुर्ग इस वृद्ध आश्रम में आया है, जिसने ना जाने कितने जतन से अपने बच्चों को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया होगा। आज फिर ऐसा कोई आंखों में आंसू लिए इस प्रांगण में प्रवेश करेगा। तभी कार से एक नौजवान लड़का उतरा और उसके बाद एक औरत, जो शायद उसकी माँ थी, उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालने लगा। उस औरत की उम्र लगभग 62 वर्ष के करीब रही होगी। सर पर पल्लू होने के कारण उसका चेहरा सही ढंग से नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में कर से करीब 25 से 30 वर्ष की एक अन्य महिला और कार से उतरी, जिसके हाथ में एक बैग था। उस महिला ने वो बैग उस बुजुर्ग औरत के हाथ में थमाया और उसके बाद उनसे कुछ बात करने लगी। वो बुजुर्ग औरत चुपचाप उस महिला की बात सुन रही थी। फिर वापस वे दोनों कार में बैठकर चले गए और बुजुर्ग महिला वृद्ध आश्रम के बाहर कुछ देर तक वैसे ही खड़ी देखती रही और फिर अपने पल्लू से अपने आंसू पोंछाते हुए वृद्ध आश्रम में आ गई। कैलाश बाबू की और देखते ही अपनी सर के पल्लू से अपने चेहरे को छुपाने लगी और फिर बिना कुछ कहे महिला विभाग की तरफ चली गई। तभी सतीश बाबू के साथ खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, आज फिर से एक माँ की ममता तार तार हो गई। फिर से एक माँ के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। सतीश बाबू बार बार इस महिला के चेहरे की ओर देखते जा रहे थे। उन्हें लगा कि जैसे वो उस महिला को जानते हैं, लेकिन वो पूरी तरह समझ नहीं पा रहे कि वो महिला कौन है। अक्सर सतीश बाबू को देखते कि वो महिला अपने पल्लू से अपना आधे से ज्यादा चेहरा छुपा कर रखती थी, लेकिन एक दिन जब वो महिला बागवानी के काम में लगी हुई थी तो सतीश बाबू इस समय टहलने के लिए निकले। बागवानी करते करते उसे महिला के सर से पल्लू उतर गया। सतीश बाबू को उसे महिला का चेहरा देखते ही पैरों तले जमीन खिसक गई। ना जान कितने सवालों ने उनके दिमाग को घर लिया। इस समय उनका एक मित्र भी उनके पास आया और बोला, खाना खाने का समय हो गया है, तुम कहाँ घूम रहे हो और इतने गुमसुम क्यों हो? सभी लोग नाश्ते की न्यूज़ पर मौजूद थे और तुम्हें याद कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आ गया। क्या बात है, कोई परेशानी है? अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं, थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकाल आया था, बस मैं ऐसे ही घूम रहा था। फिर अपने कमरे में बैठने के बाद सतीश बाबूजी की नजरें बार बार सीता देवी को ही ढूंढ रही थी। वे उनसे पूछना चाहते थे कि आखिर
ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहाँ आने की नौबत आ गई। उनका तो भरा पूरा परिवार था और वो हमेशा कहती थी कि वो अपने बेटे बहू के साथ बहुत खुश है। फिर आज ऐसा क्या हो गया? सतीश बाबू उधर ही किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि 2 दिन पहले जो महिला वृद्ध आश्रम में आई थी वो आज खाना खाने नहीं आई है। उन्होंने बताया कि वह माता जी आज बहुत दुखी हैं, इसलिए उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया है, परेशान भी क्यों ना हो। आखिर जो उनके बेटे बहू ने उनके साथ जो किया है ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी ना करे। बार बार अपने घर को याद कर रही हैं। सुबह से अपने कमरे में बैठे रो जा रही थी, इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें बागवानी करने का काम दिया गया है। ये सब सुनकर सतीश बाबू का मन परेशान हो गया। वे जानना चाहते थे कि आखिर सीता देवी के साथ हुआ क्या है, इसलिए थोड़ी देर बाद विभाग में सीता जी के पास गए और सतीश बाबू को अपने सामने खड़ा देखकर सीता जी थोड़ा परेशान हो गई। तभी सतीश बाबू ने कहा, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे पहचान लिया है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस हालात में कैसे पहुँची? सीता जी ने कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। ये देखकर सतीश बाबू और भी अधिक परेशान हो गए। उनका दिल किया कि जोर जोर से चिल्लाकर इस दुनिया से पूछे कि क्यों बुढ़ापे में बूढ़े माँ आपको पुराने समाज की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। क्या बूढ़ों का कोई आत्मसम्मान नहीं? अपने विचारों में मगन कैलाश बाबू वृद्ध आश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे, तभी अचानक उनका पैर एक क्यारी के किनारे से टकराया और वो गिरते गिरते एक पेड़ को पड़कर संभल गए। तभी पास से गुजर रहा वृद्ध आश्रम का कर्मचारी कहता है, अंकल जी आप ठीक तो है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? अपना पैर दिखाइए, अगर लगी हो तो मैं अभी पट्टी कर देता हूँ। तभी सतीश बाबू कहने लगे, अरे नहीं, कुछ ज्यादा चोट नहीं है, बचाव हो गया। इतना कहते हुए सतीश बाबू प्रांगण में रखे बेंच पर जाकर बैठ गए और कुछ महीने पहले घटी एक घटना को याद करने लगे, जब वो बाथरूम में फिसलकर गिर गए थे और उनके पर में ज्यादा चोट लग गई थी। उनकी बहू उसे चोट को देखकर भी अनदेखा करके अपना काम करने में लगी रही और उनका बेटा सचिन चिल्लाकर बोला, क्या संभल कर काम नहीं कर सकते? मुझे तो समझ नहीं आता कि आप इतनी हड़बड़ी में क्यों रहते हैं। कोई काम ठीक से करना नहीं आता, जब देखो चोट लगाकर बैठ जाते हो और हमारा काम ही बढ़ाते रहते हो। अगर कोई काम नहीं होता तो मत किया करो, आराम से अपने कमरे में क्यों नहीं बैठते? पूरा दिन इधर उधर घूमते रहते हो। उससे इतना भी ना बन पाया कि अपने पिता का हालचाल पूछे या चोट पर मरहम पट्टी करें। एक दिन जब सतीश बाबू का चश्मा टूट गया तो अपने बेटे से कहने लगे, बेटा मेरा चश्मा ठीक करा देना, टूट गया है, ठीक से दिखाई नहीं देता। इतनी बात सुनते ही बहू बीच में जोर से चिल्ला पड़ी कि बस चारपाई पर बैठे बैठे खर्च बढ़ते रहते हैं और कोई काम धंधा तो करते नहीं है, बच्चों की तरह हरकते हो गई है आपकी। ना जाने ऐसा कितनी बार हुआ था जब सतीश बाबू अपने बेटे बहू से अपमानित हो चुके थे। अपने अतीत में झांकते सतीश बाबू अभी अपने विचारों में खोए हुए थे। तभी सामने से उनके बुजुर्ग मित्र सीताराम जी आते हुए दिखाई दिए। सीताराम जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्हें देखकर सतीश बाबू बोले, क्या बात है सीताराम, आज तो बड़े ही खुश नजर रहे हो। तभी सीताराम जी ने कहा, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसका फोन आया था कि आज वो मुझे मिलने आने वाला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों बाद आज उसका चेहरा देखने को मिलेगा। सीताराम जी की बात सुनकर सतीश बाबू कुछ परेशान से हो गए और अपने मित्र से बोले, जिस बेटे ने तुम्हारी ये हालात कर दी, तुम्हें वृद्ध आश्रम में छोड़कर चला गया, साल में केवल कुछ देर के लिए तुमसे मिलने के लिए आएगा, तुम उसे बेटे के लिए खुश हो रहे हो? तभी सीतारा जी बोले, मैं तो इसी से खुश हूँ, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन सतीश जी उनसे नाराज होकर उनकी बात को बिना सुने अपने कमरे में जाकर बैठ गए। सोचने लगे कि ये किस्सा केवल मेरे साथ या सीता जी के साथ ही नहीं है, वृद्ध आश्रम में रहने वाले हर एक बुजुर्ग की कोई ना कोई कहानी है और सभी की जिंदगी में वृद्ध आश्रम में रहने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। बिना किसी वजह की अपनी मर्जी से कोई वृद्ध आश्रम में नहीं आता। जब तक कि एक व्यक्ति अंदर तक नहीं भर जाता तब तक वो यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं होता। लेकिन देखो, सभी बूढ़े लोग अपनी उन कड़वी यादों को भूलकर अपनी जिंदगी को यहाँ बिताने के लिए मजबूर है। कुछ लोग समय के हिसाब से स्वयं को ढाल लेते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग मेरे जैसे हैं
जो हमेशा ही अपने बच्चों को, अपने बेटे बहू को, अपने पोता पोती को याद करके आंखों से आंसू बहाते रहते हैं, बार बार अपने घर परिवार को याद करते हैं। मेरा अपने घर के लिए लगाव भी है, लेकिन इस घर में रहने वाले बेटे बहू के दिए हुए घाव भी हैं। सतीश जी को कविता लिखने का बहुत शौक था, इसलिए अपना दिल बहलाने के लिए भी कुछ देर के लिए कविता लिखने बैठ जाते थे। एक दिन जब वो एक कागज पर अपने विचारों को कविता का रूप दे रहे थे, तो उसे पर अपने हालात बयान करते करते उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। तभी उसी समय वृद्ध आश्रम का संचालक उनके पास आया और उन्हें आवाज लगाने लगा, सतीश बाबू। उसी समय वो उठकर बैठ गए और कागज को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया और अपने आंसू छिपाते हुए बोले, जी बोलिए। सतीश जी, आपका बेटा और बहू आपसे मिलने आए हैं, साथ में आपका पोता भी है। ये बात सुनकर सतीश जी हैरान हो गए, साथ में उनके चेहरे पर नफरत के भाव भी आ गए। सोचने लगे कि आज मेरे बेटे को मेरी याद कैसे आ गई। जब ऑफिस में गए तो उसे समय उनका 7 वर्ष का पोता गुड्डू उन्हें देखते ही दादू दादू बोलते हुए झट से उनकी ओर दौड़ा और उनकी टांगों से चिपक गया। सतीश बाबू की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब तक मन मारकर वृद्ध आश्रम में जैसे तैसे जी रहे थे, लेकिन अपने पोते को देखते ही उनका दिल कमजोर बनने लगा। परंतु फिर अचानक दिमाग में विचार आया कि ये वक्त मजबूती से अपने निर्णय पर टिके रहने का है। ऐसा सोचते हुए गुस्से से अपने बेटे को देखते हुए बोले, तुम यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और अपनी जिंदगी बड़े आराम से काट रहा हूँ। कम से कम यहाँ मेरे साथ कोई हंसने बोलने वाला तो है। वह पिताजी, दरअसल बात यह है कि आज गुड्डू का जन्मदिन है और हमने घर पर पार्टी रखी है। गुड्डू की ख्वाहिश है कि आप भी उसके जन्मदिन पर उपस्थित रहे। यदि आप आएंगे तो आपके पोते को भी अच्छा लगेगा। तभी सतीश बाबू बोले, देखो मैं वो घर छोड़ चुका हूँ और अब मैं वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहता। इस समय उनका बेटा बोला, पिताजी आप घर चलिए, वहाँ आपके मित्र भी पार्टी पर आ रहे हैं। मैंने उन्हें भी बुलाया है, सभी आप पड़ोस वाले और रिश्तेदार भी आएंगे, सब लोग आएंगे, आपके बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? तभी सतीश बाबू बोले, अच्छा तो आज मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बुलाने नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम लोग बुलाने आए हो। सभी रिश्तेदार आएंगे तो पूछेंगे तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए तुम मुझे बुलाने आए हो। अभी के अभी चले जो यहाँ से, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तुम लोग कितने स्वार्थी हो गए हो। जरूर पड़ी तो बुलाने आगे, वरना इतने दिनों से मैं यहाँ वृद्ध आश्रम में हूँ, एक बार भी हालचाल लेने नहीं आए, जिंदा हूँ या मर गया। इतना तो दूर फोन करके भी मेरा हाल चल पूछने की जरूर नहीं समझी। तुम लोगों ने इतना तक नहीं पूछा कि घर छोड़कर वृद्ध आश्रम चले क्यों गए। आज जरूर पड़ी तो हाथ जोड़कर मुझे लेने आ गए हो। नहीं, अब से यही मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपने घर को छोड़कर। ऐसा कहते हुए सतीश बाबू अपने कमरे की ओर जाने लगे। तभी बेटा और बहू दोनों ने आपस में प्लान बनाया कि पिताजी ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, तभी हम इन्हें घर लेकर जा सकेंगे और रिश्तेदारों के ताने सुनने से बच सकेंगे। इसलिए दोनों रोनी सूरत लेकर सतीश बाबू के पास गए और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, पिताजी माफ कर दो, आपके पोते का जन्मदिन है, क्या आपको अपने पोते की खुशियों में शामिल होने का भी मन नहीं कर रहा? इतनी बात सुनकर सतीश बाबू का दिल पिघलने लगा। तभी गुड्डू बोला, चलो ना दादू, बहुत मस्ती करेंगे। अपने पोते की बात सुनकर सतीश बाबू खुद को रोक नहीं पा रहे थे, परंतु दोनों बेटा और बहू की करतूत की वजह से वो घर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन गुड्डू ने कहा तो वे घर जाने को तैयार हो गए। फिर बोले, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं घर पर चलूंगा और जैसे ही गुड्डू का जन्मदिन हो जाएगा उसके बाद मुझे वृद्ध आश्रम वापस लौटना है और तुम लोग मुझे वृद्ध आश्रम तक छोड़ने आओगे। बेटा बहू इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। गुड्डू का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सभी रिश्तेदार और आज पड़ोस के लोग बहुत अच्छे से मिलते जलाते हैं। सतीश बाबू के पुराने मित्र भी आज उन्हें बहुत दोनों बाद मिले, परंतु सतीश बाबू ने किसी से कुछ नहीं कहा और हंसते मुस्कुराते हुए पूरी पार्टी का आनंद उठाया। परंतु उनके मन में कुछ विचार चल रहे थे। वे सोच रहे थे कि कल अपने बेटा बहू को जो सरप्राइज में देने वाला हूँ, उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब पार्टी खत्म हुई तो बहुत रात हो चुकी थी। उसे समय सतीश बाबूजी घर पर ही रुक गए
जब अपने कमरे में सोने गए तो अपनी पत्नी सुधा की यादों में खो गए। आप भी ना, 2 रोटी से क्या पेट भरता है, 1 रोटी तो और ले लीजिए, अभी गरम गरम सेक रही हूँ। 1 रोटी और मेरे कहने पर का लीजिए, आप खाते हैं तो मेरे तन को लगता है। अरे नहीं सुधा, मेरा पेट पूरा भर चुका है, और कितना खिलाओगी। अपनी पत्नी को याद करते करते के सतीश बाबू सोने लगे कि एक सुधा थी जो मुझे 1 गिलास पानी भी खुद से उठाने नहीं देती थी, और एक उसकी बहू है जिसने मुझे 1-1 रोटी के लिए तरसा दिया। छोटे से छोटा काम भी मुझ पर डाल देती थी। सब्जी लेने से लेकर घर की साफ सफाई तक सब काम मुझसे करवाती थी। वैसे मुझे वो काम करने में भी हर्ज नहीं था, परंतु सब करने के बाद भी अगर घर में इज्जत ना मिले तो ऐसी जिंदगी किस काम की। अपनी पत्नी की यादों में गुम, पता नहीं कब उनकी आंख लग गई। सुबह जब सोकर उठे तो देखा बेटा और बहू दोनों तैयार खड़े थे। जैसे ही वो बाहर आए तो बहू सुलेखा बोली, पिताजी तैयार हो जाइए, आपको वापस वृद्ध आश्रम में छोड़कर आते हैं। ऐसा कहते हुए सुलेखा के मन में विचार चल रहे थे कि कन्ही पिताजी हमेशा के लिए यही रुकने का मन ना बना लें, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ देना ही उचित होगा। सतीश बाबू उन्हें देखकर हैरान थे और अपने बेटे बहू की मंशा को अच्छी तरह से समझ रहे थे, इसलिए वह भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वृद्ध आश्रम में जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगता है, वह देखते हैं कि उनकी बहू सुलेखा के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। मन ही मन सोने लगे कि चलो बेटा, आज तुम्हें जो सरप्राइज दूंगा उसके बाद से तो तुम वृद्ध आश्रम का नाम लेना भी भूल जाओगे। सतीश बाबू ऐसा सोचकर कार में बैठ जाते हैं। एक पल को अपने घर को निहारत है, फिर सोचते हैं कि ठीक है, जहाँ मन को तसल्ली मिले उधर ही रहना चाहिए। यहाँ तो बेटे बहू को मुझे निकालने की बहुत जल्दी है, तो मैं भी यहाँ रहकर भी क्या करूँगा। अपना वृद्ध आश्रम ही अच्छा है, जहाँ मैं अपने हिसाब से खाता हूँ, अपने हिसाब से रहता हूँ और अपने मनपसंद का काम करता हूँ। किसी की चिक चिक नहीं होती। जैसे ही वृद्ध आश्रम के सामने कार रुकी तो बेटे बहू कार से उतरकर बाहर खड़े हो गए। सतीश बाबू भी कार से निकले और अंदर जाने लगे। तभी जाते जाते रुक गए और पीछे मुड़कर अपने बेटे बहू को आवाज लगाने लगे। वे दोनों अपनी कार में बैठ चलने लगे थे। तभी सतीश बाबू की आवाज सुनकर रुक गए। सतीश बाबू ने फिर कहा, वापस आओ, आज मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। उनके बेटा बहू उनके पीछे पीछे चल पड़े। वृद्ध आश्रम के प्रांगण में पहुंच गए। सतीश बाबू वही काम करने वाले एक व्यक्ति से सीता जी को बुलाने को कहते हैं। सीता जी जैसे ही बाहर आई, वैसे ही सतीश बाबू का बेटा उन्हें देखकर दंग रह जाता है, और बहू सुलेखा को तो जैसे काटो तो खून नहीं, उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। दौड़कर सीता जी के गले गई और फूट कूट कर रोने लगी और बोली, माँ आप यहाँ क्या कर रही हो, आप यहाँ कब आई, और आपने मुझे बताया भी नहीं। परंतु उसकी बातों का सीता जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सुलेखा बोली, मुझे तो यही लगता था कि आप भाई भाभी के साथ बहुत अच्छे से रह रही हो। कल ही मेरी भाभी से बात हुई थी, उन्होंने भी नहीं बताया तुम वृद्ध आश्रम में हो। मैं तुम्हारे भाभी से कितने दोनों से पूछ रही थी कि माँ से बात नहीं हो रही, माँ कहाँ है, एक बार तो मेरी बात करवा दो। तो भाभी ने कहा कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, इसलिए मेरी तुमसे बात नहीं हो पाएगी। और मैंने भी मान लिया कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसे जालिम औरत ने तुम्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया है। अपनी बेटी की बात सुनकर सीता जी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटा तुम्हारे भाई भाभी झूठ बोल रहे थे। मुझे 1 महीना पहले ही वह वृद्ध आश्रम में छोड़कर चले गए थे, लेकिन माँ आप मुझे फोन करके बता भी तो मैं तुरंत यहाँ पहुँच जाती। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ये सब करने की। इतना कहते हुए सुलेखा अपनी माँ से लिपट गई। मैं तुम्हें फोन करके कैसे बता सकती थी। जिस दिन मैं वृद्ध आश्रम में आई, मैंने तुम्हारे ससुर जी को यहाँ देखा। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम में और तुम्हारी भाभी में कोई फर्क ही नहीं है। फिर मैं तुम्हें फोन करके तुम्हारे भाई भाभी की करतूत के बारे में क्या बताती। इतना कहते हुए सीता जी ने उसे अपने से अलग कर दिया। तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक ही नहीं हो, इसलिए मुझसे दूर रहो। यदि मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाला है तो मेरी बेटी ने भी अपने ससुर को घर से निकाला है। तो कुल मिलाकर मेरी दोनों औलादे ही निकम्मी निकली। अब तो मुझे स्वयं को तुम्हारी माँ कहने पर भी शर्म आई है। एक ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया
और एक ने अपनी ससुर को घर से निकाल दिया। अपनी माँ की बातें सुनकर सुलेखा का सर शर्म से झुक गया। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मैं अपने ससुर के साथ कर रही हूँ वह मेरे माँ बाप के साथ भी हो सकता है। तुम्हारी गलती माफ करने के लायक नहीं है। फिर भी अगर माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं, अपने ससुर जी से मांगो। सुलेखा अपनी करतूत पर शर्मिंदा हुई। सुलेखा अपने ससुर जी की ओर मुड़ी और उनके पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। तभी सचिन ने भी माफी मांगते हुए कहा, अब आप दोनों घर चलिए और हमें अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। तो सतीश जी और सीता जी दोनों ने ही घर जान से मना कर दिया और कहा कि हमें अब अपने बहू, बेटे या बेटी के पास नहीं रहना है। हम वृद्ध आश्रम में रहकर ही सुखी है। दोनों ने लाख मनाने की कोशिश की, परंतु सतीश जी और सीता जी का एक ही जवाब था, एक बार धोखा खा चुके हैं। अब इस उम्र में हमारे शरीर में इतनी जान नहीं बची है कि बार बार अपने बच्चों द्वारा दिए गए धोखे झेल सके। इतना कहकर सतीश जी और सीता जी अपने अपने कमरे में चले गए। सुलेखा और सचिन वहाँ से अपने घर वापस चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पिताजी के कमरे में उनके बिस्तर पर एक कागज रखा था जो शायद उनकी जब में से निकालकर गिर गया था। जब सचिन ने उसे कागज को खोलकर देखा तो उसमें उनके पिताजी ने एक कविता लिखी हुई थी। क्या किसी ने देखा है मौत से पहले भी मौत आई है? हाँ, मैंने देखा है। आज मौत से पहले भी मौत आई है। जब जिंदगी अपने आखिरी भी पड़ाव पर आ जाती है, शरीर भी काम नहीं करता, केवल सांस ही रह जाती है। हाँ, मैंने देखा है, मौत से पहले भी मौत आई है। अपने पिता द्वारा लिखे इन शब्दों को देखकर सचिन के दिल पर ना जान कितने तीर एक साथ चुभने जैसा एहसास हुआ। और उधर सुलेखा अभी तक अपनी माँ की हालात को देखकर उसे सदमे से उबर नहीं पी थी, परंतु आज उन दोनों के पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। किसी ने सही कहा है, संतान का अस्तित्व है माता पिता की वजह से, और माता पिता वृद्ध आश्रम में है संतान की वजह से। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महा